जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय आ गया हूँ फिर से अपनी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं इस साल जो सिलेबस चेंजेस हुए हैं, मैं आ गया हूँ उसी सिलेबस के साथ। ये नए साल का नया सिलेबस है जो अपना एग्ज़ाम इस साल 12वीं में आए और अपना एग्ज़ाम 2021 में जाके देंगे। जो सिलेबस चेंज हुए हैं वो सिलेबस मेरे हाथ में है। ये CBS की वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैंने आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको ज़रूर वहाँ से डाउनलोड कर लें। क्या चेंजेस हुए हम एक बार देख लेते हैं। अगर आप इसको विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे इससे पहले की वीडियो जो बनाई गई है इसी पर आधारित कि क्या सिलेबस पे चेंजेस हुए हैं, आप वहाँ से ज़रूर इस वीडियो को देख लें एक बार। क्या है, मैं एक बार फिर भी थोड़ा बहुत बता दूँ कि आज का हमारा टॉपिक जो सेकंड टॉपिक है, यानी कि हमारे बताया है कि दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि सोवियत संघ का विघटन, उसके पश्चात क्या हुआ है उस पर बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बता दूं क्या है कि जो ये दो बुक हैं इसमें कुछ चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने। ये 16 चैप्टर हैं और 16 चैप्टर का मतलब है कि एक एक चैप्टर दोनों बुक से हटाया गया है दोस्तों। और एक एक चैप्टर जो हटाया गया है, जैसे कि आप जानते हैं कि पहली बुक से जो तीसरा चैप्टर होया करता था, यानी कि इससे जिसने 2000 अभी एग्ज़ाम दिए हैं, जो दे रहे हैं, उनके लिए यहाँ एक टॉपिक होता था जिसका नाम है अमेरिका का वर्चस्व। एक वो टॉपिक नहीं है, वो हटा दिया गया है और उसके जो कुछ टॉपिक्स थे वो सेकंड चैप्टर में मर्ज कर दिए गए हैं। और जो हमारी दूसरी बुक है उसमें जो दूसरा टॉपिक होता था दोस्तों, यानी कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर कांग्रेस के बारे में, वो भी चैप्टर हटा दिया गया है और उसको 5वें चैप्टर में मर्ज कर दिया गया है। और कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि कोल्ड वॉर एंड न्यू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, सेकेंड द एंड ऑफ बिपोलैरिटी। तो इसमें क्या ऐड किए हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें जैसे कि आप देख पाएंगे कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफ़गानिस्तान के बारे में, गल्फ़ वॉर के बारे में और अरब स्प्रिंग के बारे में, यानी कि अरब देशों में कैसे एस्टोनिया से शुरू हुआ लोकतंत्र की मांग और बाकी अरब देशों में भी फैली। जो बाकी देश हैं जो उनमें भी ये क्राइसिस लोकतंत्र की मांग उठी, उसी को हम अरब स्प्रिंग कहते हैं। उसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो इसका पार्ट डाला है, इससे पहले भी उस पर वीडियो बनाई है, आप उसको पहले ज़रूर देखें। यानी कि सोवियत संघ क्या है, हमने उससे बात की कि सोवियत संघ कैसे बना, सोवियत संघ क्या है, सोवियत संघ एक रूस सोवियत संघ देश कैसे बना, ये भी हम उस पर चर्चा करेंगे। ये हमने उससे पहले की चर्चा कर ली है। आइए थोड़ी सी एक बार फिर भी बात कर लेते हैं और क्या है उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि सोवियत संघ क्या है। 2 मिनट की चर्चा उस पर कर लेते हैं कि सोवियत संघ क्या है दोस्तों। सोवियत संघ 15 देशों को मिलाकर संगठन है जिसको सोवियत संघ कहा गया है। आइए बात करते हैं क्या है सोवियत संघ। से पहले की जो वीडियो उस पर 2 मिनट की चर्चा कर लें। रूस, मैंने बताया था कि 1917 में एक सफल क्रांति हुई, लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई और इस क्रांति के पश्चात रूस एक सोवियत गणराज्य यानी कि समाजवाद पर आधारित साम्यवादी देश बना। साम्यवादी देश बना यानी कि व्यवस्था यहाँ पे साम्यवादी है। ये पहला ऐसा देश है जहाँ पे साम्यवादी है, समाजवाद पर आधारित व्यवस्था अपनाई गई है दोस्तों। उसके पश्चात हम देखते हैं कि लेनिन 1924 में उसकी मृत्यु हो जाती है तो स्टालिन सत्ता को संभालता है और काफ़ी हद तक उसको फिर और भी नेता आते हैं, निकिता क्रुश्चेव हैं, फिर गोर्बाचेव हैं। फिर जब उसका डिसबैंडेड, मैंने बताया था कि रूस 1991 में पूरी तरह डिसबैंडेड हो गया और वो सारे स्वतंत्र 15 देश आज मुक्त हो गए। सोवियत संघ इतना शक्तिशाली था तो टूट क्यों गया, तो इसी पे थोड़ी सी चर्चा कर लेना, थोड़ी सी बात कर लेना कि सोवियत संघ में क्या था। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया कि सोवियत प्रणाली क्या है। सोवियत प्रणाली मैंने आपको बताया था थोड़ी देर कि वहाँ पर एक ही पार्टी का शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी का, और सारी सत्ता भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ही सारी, यानी कि सारा केंद्र, यानी कि अगर मान ले ये पूरा सोवियत संघ है और तो पूरी सत्ता यानी केंद्र मास्को, यानी कि मास्को से चलती है, मास्को, और मास्को में एक ही पार्टी का शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी।
और इसी की वजह से भी ये देश इतना आगे बढ़ा भी और कह लें कि इसकी वजह से टूटा भी। तो वो क्या, उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी यही है दोस्तों कि सोवियत संघ इतना शक्तिशाली होने के बाद भी क्यों टूट गया। तो बात कर लेते हैं। जैसे कि सोवियत संघ 15 देशों को मिलाकर एक संगठन है। ये इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी टूटने के कई सारे कारण हैं। तो कुछ कारणों पर चर्चा, जैसे एक ही पार्टी का शासन, जो 70 सालों तक चलता रहा, यानी कि जनता पे दूसरी चॉइस ही नहीं है कि वो किसी और पार्टी को चुने, किसी अन्य पार्टी का ना होना। दल या विपक्ष का ना होना, नौकरशाही के पास नागरिकों से विशेष अधिकार प्राप्त थे, यानी कि उनके जो नौकरशाह हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको विशेष अधिकार प्राप्त हैं जो उन पर जात्या करते हैं। भ्रष्टाचार पूरी जड़ में है, आज भी जड़ उसकी पूरी भ्रष्टाचार जड़ में बसा पड़ा है। पूरी हमारे इंडिया से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार है इन देशों में दोस्तों। नौकरशाही के पास यानी कि विशेष अधिकार थे, विशेष अधिकार, जिससे जनता तंग है दोस्तों। ये भी एक कारण रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अफगान वॉर, अफगान गृह युद्ध, जो लगभग 10 वर्षों तक रहा। और जो सोवियत संघ इसमें काफ़ी हद तक अपने सैनिक भेजे ताकि उसकी मदद कर सके, और सोवियत वहाँ पे जो सरकार चेंज होगी उसको नियंत्रण में लेने के लिए काफ़ी सैनिक भी मारे गए। गोरबाचेव आए, उन्होंने कुछ चेंजेस किए और वापस उस सेना को बुलाने की कोशिश की। तो काफ़ी हद तक अफगान युद्ध भी रहा है, यानी कि उसमें बहुत सारी उसकी धनराशि यानी कि व्यय बहुत ज़्यादा हुआ इन चीज़ों पर। और चर्चा कर लेते हैं कि क्या और कारण रहे। ये कारण रहे दोस्तों एग्ज़ाम में लिखने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर एग्ज़ाम में लिखें इनको। और ये वो पॉइंट्स हैं जो आप कभी नहीं मिलेंगे, आपको बहुत ज़रूरी टॉपिक्स भी हैं। मान लेते जैसे कि बर्लिन की दीवार पूछ लेना है कि ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हथियारों की होड़, हुई जिसपे सोवियत संघ ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। क्यों? वो अमेरिका से आगे निकलना चाह रहा था। सैन्य साजो सामानों पर, हथियारों की होड़ों पर और सैन्य साजो सामानों पर उसने अधिक व्यय किया। इससे क्या हुआ, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत चरमरा गई, बहुत हद तक कामयाब हो गई। यूरोपीय देश जो उसके नियंत्रण में रहना चाहते हैं, यानी कि उसके नियंत्रण में बनाए रखने के लिए यूरोपीय देशों को और जो नव स्वतंत्र देश हैं उनको अपने नियंत्रण में रखने के लिए बहुत ज़्यादा उनकी आर्थिक सहायता कर रहा है, जिससे उनके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, यानी जो विदेशी हैं उनके नियंत्रण। लेकिन फिर भी उसके लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से सोवियत संघ पर बहुत ज़्यादा डेट बढ़ते जा रहा था। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं कि और क्या मेजर कारण रहे, यानी कि वो कौन से कारण थे जिससे वो एक बूस्टअप मिला सोवियत संघ के विघटन को। गोरबाचेव जो 1985 में रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, और उसके बाद जो जब सत्ता में आए तो उन्होंने सोचा जो जनता त्रस्त है, यानी उनको बहुत सारे अधिकार नहीं है, अपनी बातें कार्टूनों के माध्यम से कह रही है, और जनता खुलकर विरोध नहीं कर सकती यहाँ पे सरकार का। अगर विरोध करेगी तो उसे
दबाया जाएगा, उनको मारा पीटा जाएगा। और स्टालिन के टाइम पे तो ये बहुत बड़े स्केल पर किया जाता था और भ्रष्टाचार जड़ में घुसा हुआ था। सैन्य जगह जगह पर थी, दूसरे देशों में थी, दूसरे लोगों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, सैनिक सहायता दी जा रही है। इससे कर्ज लगातार सोवियत संघ पे बढ़ता ही चला जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, जबकि कम्युनिस्ट शासन में सब लोगों को न्यूनतम बुनियादी दर चीज़ें दी जा रही थी। आयात साल दर साल बढ़ता ही जा रहा था खाद्यान्न का, और जिससे जनता तंग हो रही थी। और उसकी जानकारी ये भी बढ़ रही थी कि विदेशी देश यानी कि पश्चिमी देश बहुत ज़्यादा विकसित हो रहे हैं, जबकि उनका देश उनसे यही कह रहा था कि हम उनसे आगे जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनके मनोमानसिक पे भी एक धक्का पहुंच रहा था। गोरबाचेव जो 1985 में सचिव बने और महासचिव बनने के बाद उन्होंने यही फैसला लिया कि अब कुछ बदलाव किए जाएं ताकि सोवियत संघ को एक शिखर तक लेकर जाया जाए, एक ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक उसको लेकर जाया जाए। तो गोरबाचेव ने बदलाव करने शुरू किए। ये बदलाव क्या है, बात कर लेते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार। गोरबाचेव ने लोकतांत्रिक परिवर्तन लाने की कोशिश की। लोगों को सरकार के पास अपनी बात कहने, प्रेस की स्वतंत्रता और कई चीज़ों की उन्हें फ्रीडम दे दी। यानी कि उनको बोलने का अधिकार है, पूरे मत देने का अधिकार है। इन चीज़ों के चलते जिसे हम लोकतांत्रिक अधिकार कह सकते हैं, ये भी एक बदलाव वो रहे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनमें एक लय आई और कहीं ना कहीं उन्होंने एक इसको तोड़ने में मुख्य भूमिका निभाई है। और बात करें दूसरी चीज़ों के बारे में, यानी कि राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यवसाय में भी परिवर्तन किए। यानी कि निजी व्यापार को परमिशन दे दी गई जो पहले नहीं था। निजी व्यवसाय को भी परमिशन दे दी गई। इससे क्या हुआ कि जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब वो बोल सकते हैं, जनता के खुल के बोलने लग गए। जब खुल के बोलने लग गए तो जो खासकर पूर्वी यूरोप के देश हैं वो अधिकतर खुलकर सामने आने लगे, क्योंकि वो अपनी संस्कृति, अपने देश के विकास के लिए सोवियत संघ के साथ जुड़े, लेकिन वो तो उनको मिल नहीं रहा था। हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, ये वो कंट्री हैं जो पूर्वी यूरोप के देश थे, जो कहीं ना कहीं सोवियत संघ के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब सोवियत संघ में गोरबाचेव महासचिव बने तो उन्होंने बदलाव में क्या किया, कई देशों में जो उनकी सेनाएं थी वापस बुला ली। खासकर अफगानिस्तान के जो गृह युद्ध में सेना काफ़ी सालों से 10 साल लगभग हुए हैं, जो अटकी हुई थी उनको वापस बुलाया। सैन्य साजो सामान पर कम किया, यानी कि उन्होंने व्यय बहुत कम कर दिया। पश्चिमी देशों से यानी कि अमेरिका से भी संबंध काफ़ी अच्छे कर लिए, यानी कि उनसे भी कई शिखर वार्ताएं की, और जो परमाणु हथियार थे उन पे भी शिखर वार्ताएं शुरू हुई। और जो रिश्ते थे उनके जो टूटे हुए थे या जो उनके बिखरे हुए रिश्ते उनको फिर से मधुर करने के लिए उन्होंने आगे बढ़त की। तो गोरबाचेव की मुख्य भूमिका रहती है सोवियत संघ के विघटन में। यह कह लें कि सोवियत संघ को बनाने में काम तो ठीक ठीक कर रहे थे, लेकिन जनता तंग मतलब परेशान हो गई थी। वो जो काम कर रहे वो धीरे थे, और इस तरह के बदलाव पहले कभी हुए भी नहीं। तो गोरबाचेव के द्वारा किए गए बदलाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोरबाचेव के द्वारा किए गए बदलाव सोवियत संघ के विघटन में बहुत हद तक आगे बढ़ रहे हैं। तो सिंपल में अगर लिखें तो हम यही कह सकते हैं, गोरबाचेव की स्थिति या गोरबाचेव के द्वारा किए गए बदलाव भी सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं आगे कि क्या कारण रहा। लास्ट टॉपिक है बस ये इस टॉपिक का, कि क्या रहा मतलब कि सोवियत संघ
डिसबैंडेड हो गया। सोवियत संघ के विघटन की घोषणा, बोरिस येल्त्सिन रूस की सत्ता में आए, यानी कि जब नए चुनाव हुए, जब गोर्बाचेव ने परिवर्तन किए, नए चुनाव हुए, तो बोरिस येल्त्सिन नए राष्ट्रपति बने रूस के, यानी कि कह लें कि वहाँ के सचिव बने। और उनके आने के पश्चात और भी कई राज्यों में, पूर्वी यूरोपीय देशों में अधिकतर सरकारें एक के बाद कम्युनिस्ट सरकारें गिरती गईं। जो सरकारें गिरती रही, उसी के साथ ही दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, बेलारूस और सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी इन 3 बड़े गणराज्यों ने। जो इन तीनों देशों के साथ ही घोषणा करने के साथ ही सोवियत संघ का डिसबैंडेड हो गया। एक और घटना को सोवियत संघ के विघटन माना जाता है, बर्लिन की दीवार, जो 1960 में बनी थी। 1960 में बनी, यानी कि जर्मनी के 2 हिस्से कर दिए गए, यानी कि ईस्ट जर्मनी और ये वेस्ट जर्मनी। और ये वो शहर बर्लिन जिसके बीचों बीच ये दीवार खींच दी गई, यानी कि ये यूएसएसआर के नियंत्रण में आ गया और ये कहीं ना कहीं पूंजीवादी देश हुआ तो यूएसए के नियंत्रण में कह सकते हैं। तो इसका गिरना भी सोवियत संघ का अंत माना जाता है, या हम कह लें कि ये शीत युद्ध का भी अंत माना जाता है। इसके गिरने को भी, क्योंकि जनता मिलना चाहती है कि इधर के लोग इधर व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि व्यापार इधर ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसके गिरने को भी, जो ये गिरी दीवार 9 नवंबर 1989 को ये दीवार गिरा दी गई जनता के द्वारा। और देखते हैं 3 अक्टूबर 1990 को दोनों जर्मनी का एकीकरण भी हो गया, यानी कि हम कह लें 1960 में ये बनी और 1960 के बाद बनने के बाद ये 89 में कह लें गिर गई और 1990 में दोनों एक हो गए फिर से। तो कहने वाला कि जर्मनी सोवियत संघ अब नहीं रहा। अब सोवियत संघ नहीं रहा तो क्या होगा? तो नई संभावना है कि जब सोवियत संघ नहीं रहा तो 2 महाशक्तियाँ तो रही नहीं, और ऐसा कहना भी लाजमी है कि शीत युद्ध भी अब नहीं रहा। यानी कि अब विश्व में क्या एक महाशक्ति का दौर रह जाएगा? क्या एक महाशक्ति का डोमिनेंस सबको झेलना पड़ा या दबदबे में रहना पड़ेगा? यानी कि अकेला एकमात्र महाशक्ति अब अमेरिका बचा है। तो क्या दुनिया को अब उसके नियंत्रण में रहना पड़ेगा, या कई देशों का समूह या कोई और देश कोई विकल्प बनकर आएगा? तो हम पढ़ेंगे वो तीसरे चैप्टर में, क्योंकि ये पहले चौथा चैप्टर होता है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, लेकिन हम उसको तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर डिलीट कर दिया है, तो नए सिलेबस में उसको तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या रहा है, कि क्या कोई महाशक्ति है या कोई देशों का समूह, कोई देश है जो अमेरिका के वर्चस्व को बढ़ा सकता है या उसको कम कर सकता है, कहीं उसको टक्कर दे सकता है। तो उस पर चर्चा हम तीसरे चैप्टर में करेंगे। अब बात करें, सोवियत संघ का विघटन हुआ, 15 देश मुक्त हो गए, तो उन देशों में क्या हुआ? हम देखते हैं कि वो 15 देश आज़ाद तो हुए, लेकिन वो भी कुछ क्राइसिस झेलने लगे, या हम सिंपल में कहें कि इन देशों को अब एक ही चीज़ सता रही है, सुरक्षा और विकास। अब विकास के 2 मॉडल हैं, या तो पूंजीवाद को अपना लें या साम्यवाद की पुरानी व्यवस्था जिसमें वो रह रहे थे पहले से ही। तो साम्यवादी व्यवस्था तो उनको पसंद नहीं आई। तो रूस और बाकी जो यूरोपियन देश हैं, यानी कि जर्मनी, हमारे क्या नाम है बाल्टिक कंट्री, हॉलैंड, रोमानिया, ये सब ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया। जब पूंजीवादी व्यवस्था को ना, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह पूंजीवाद में बदलना है, यानी कि पूंजीवाद में बदलना है, तो उसके लिए क्या किया इन लोगों ने? ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया सकता था। इनका ये मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास करके ही व्यापार करके हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही
विकास किया सकता है। तो इसके लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, इन्होंने पैसा लिया, उनसे कर्ज लिया उन लोगों से। और हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ शर्त पर इन लोगों को लोन दिया। अब वो क्या है उसकी बात करें। जैसे कि टॉपिक में दिया है शॉक थेरेपी। अभी शॉक थेरेपी क्या है? IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा निर्देशित मॉडल को, IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया है। शॉक थेरेपी अब ये तो कहेंगे नहीं, ये तो राजनीति के लोगों ने इसको नाम दिया है, क्योंकि इसको अपनाने के बाद इन देशों की व्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा गई। हुआ क्या कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अब इन्हों को पूरी तरह अपनी व्यवस्था पूंजीवाद में ढालनी थी। यानी कि अब जो उनको सामाजिक ढर्रा है, जो कल्याणकारी व्यवस्था है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। लोगों के यानी कि जो जनता को कल्याणकारी योजनाओं से फ़ायदा होता था, जो उनको मिलता था, वो तो अब नहीं मिलने वाला। यानी कि लोग गरीब और गरीब हो गए, अमीर और गरीब अमीर हो गए। यानी कि जो सरकारी नियंत्रण में जो कंपनियां थी अब वो निजी हाथों में बेच दी गई। यानी कि अब सरकार की जितनी भी कंपनियां सरकार पहले चला रही थी, अब वो निजी हाथों में बेच दी गई। जब निजी हाथों में बेच दी गई तो ये जो बिक्री हुई, जो ये महाबिक्री हुई, ये कंपनियों की जितनी भी बिक्री हुई वो औने पौने दामों पे हुई। और सरकार ने अपनी जनता को इस खरीदारी में भाग लेने के लिए कुछ प्रमाण पत्र या पत्र दिए, यानी कि वो इस ट्रेड में आ सकते हैं, यानी कि इसमें बोली लगाएंगे और कंपनियां खरीद के और अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। लेकिन इनके पास तो पहले से ही पैसा नहीं है। मुद्रास्फीति जितनी ज़्यादा बढ़ गई कि पैसा है उसके बाद ही वो गरीब हैं, यानी कि पैसा होते हुए भी वो गरीब हो गए हैं। जब रिसेशन इतना आ गया है तो उन्होंने अपने पत्र काला बाजारियों के हाथों में भेजे, यानी कि कंपनियाँ इनकी जो पत्र लेकर किसी बड़े अमीर आदमियों ने खरीदे और वो अपने देश में ले गए। तो इनको तो फ़ायदा हुआ नहीं। दूसरा, माफिया वर्ग उभरा। माफिया वर्ग उभर के सामने आ गया। क्यों? गरीबी इतनी बढ़ गई। और बात कर लेते हैं कि क्या हुआ है, कि और भी क्या कारण। ये जो बिक्री हुई, इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल किसको नाम दिया गया, तो कहते हैं कि रूस के द्वारा, जो इन देशों के द्वारा की गई बिक्री, यानी कि जो इन्होंने अपने व्यवसाय यानी जो अपनी कंपनियों को बेचा, जो औने पौने दामों पे बेच गई, उसको विश्व इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि और क्या क्या रहा है इस देशों में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, आगे बने रहें मेरे साथ, आगे भी चर्चा हम करते रहेंगे। और आपको जो भी इसमें चीज़ें पसंद ना आए, कि आपको लगे कि मैं कुछ और नई वीडियो हमें बनानी चाहिए या कुछ नए टॉपिक मुझे बदलाव करने चाहिए, जो आपको टॉपिक समझ में ना आ रहे हो, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। कोई चीज़ आपको अगर गलत लगे तो आप ज़रूर उसको बोलें, आप पिन ज़रूर करें कि हो सकता है मैं भी पूरी तरह ज्ञाता नहीं हूँ, तो वो भी कुछ गलत हो सकता है। तो बात कर लेते हैं कि आगे क्या रहा है। इस इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल का नाम दिया गया है और क्या इनमें काम किया गया है कि पूरी तरह इन्हें पूंजीवादी व्यवस्था में अपनाना है। यानी कि जो उद्योग बिके, यानी कि 90% जो इनके उद्योग बेचे गए वो औने पौने दामों पे बिके। तो इस इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल का नाम दिया गया है अब तक। अब बात कर लें कि मैंने कहा था कि शॉक थेरेपी क्या है, तो मैंने कहा था कि IMF और वर्ल्ड बैंक, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया है, यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। आप ऐसे लिख सकते शॉक थेरेपी क्या है, तो सिंपल लिखें आघात पहुंचाकर उपचार करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया है। फिर उसके बाद शॉक थेरेपी के परिणाम लिखते हैं हम। तो शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुआ है? शॉक थेरेपी के परिणाम यानी इतिहास की सबसे बड़ी ग्रह, इनको पूरी तरह से अपनी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था में बदलना है, इनको अपनी व्यवस्था को व्यावसायिक करना है, मुक्त बाजार लाना है, यानी कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाना है पूरी तरह से, यानी कि अब विदेशी व्यापारी इनके देशों में आएंगे, पैसा लगाएंगे, कंपनियां खोलेंगे। इससे क्या होगा, इनके देश में रोजगार बढ़ेगा, लोग डॉलर लेकर आएंगे। इनकी जो मुद्रा इस टाइम पे कही जाती है, जब इनका पतन हुआ रूबल, उसमें तो काफ़ी हद तक रिसेशन आया। डॉलर के बाद रूबल ही अंतर्राष्ट्रीय करेंसी मानी थी, फिर रूबल भी मुद्रास्फीति की मार झेल रही थी। तो हम देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन में हम परिणाम लिखते हैं। तो परिणाम में हम यही लिखते हैं कि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई, 90% उद्योग औने पौने दामों पे बेच दिए गए, और जो सामूहिक फर्म है यानी कि सार्वजनिक फार्म को निजी फार्म में बदलना था। और कृषि जो पहले सरकार के नियंत्रण थी, उसे पूरी तरह पूंजीवादी व्यवस्था में डालना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलना था। ये तो दोस्तों शॉक थेरेपी के परिणाम हुए, खासकर मिडिल ईस्ट कंट्री में, पूर्वी यूरोपीय कंट्रियों में और रशिया में। रशिया में तो 2000 के बाद में ही सरकार इस्टेब्लिश हुई, यानी कि उन्होंने विकास करना शुरू किया। इन देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए। देशों ने जो इन्होंने लोकतंत्र को अपनाने की कोशिश की, पहले सारी की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दे दी, यानी कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में गई। हमारी सारी शक्तियाँ बटी हुई है हमारे देश के अंदर, लेकिन यहाँ पर सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में दे दी गई। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति के पास होती है, उसी प्रकार से इन देशों में भी सारी शक्तियाँ एक ही हाथों में दे दी गई। न्यायपालिका की व्यवस्था भी अभी नहीं की जो अंकुश लगा सके, जनता को अधिकार ही नहीं कि वो बोल सके उनके खिलाफ। पहले 10 साल उन्होंने अपने राष्ट्र शासनकाल को बढ़ाया, फिर अगले 10 साल बढ़ा दिया। तो ये परिणाम रहे शॉक थेरेपी या सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इन 15 देशों में। तो ये वो परिणाम है कुछ जो मुख्य रूप से रहे हैं। और दूसरे जो देश थे, इन्होंने गृह युद्ध भी कई साल तक चलता रहा दोस्तों। गृह युद्ध के चलते ये देश कई और देशों में, जैसे चेकोस्लोवाकिया में टूटा। रूस के कई देश, चेचन्या और कई अन्य प्रांतों में अलग होने के लिए मांग चलती रही। जैसे हिंदुस्तान में भी आजकल आपने ब्लू स्टार के बारे में पढ़ेंगे क्या हुआ है, नागालैंड के बारे में भी आप पढ़ेंगे कैसे गृह युद्ध चल रहा है उनके साथ भी हमारा, यानी कैसे कम हुआ कैसे बढ़ा, ये भी हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर ये सब भी हुआ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या अरब स्प्लिट रहा है उसके डिस्कस करेंगे, अफ़गान वॉर क्या रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और गल्फ़ वॉर क्या रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो नए सिलेबस में आगे टॉपिक दिए गए हैं सेकंड चैप्टर में ही हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर सोवियत संघ को आपको जानना है तो इससे पहले की वीडियो में आप ज़रूर जाएँ, वो वीडियो ज़रूर देखें। आपको पता लगेगा कि सोवियत संघ क्या है और सोवियत संघ इस पोजीशन तक कैसे आया। तो ठीक है दोस्तों,
थैंक यू।